हमने प्रीवियस क्लास में आपको रोमांटिसिज्म या रोमांटिक फिलॉसफी के बारे में बताया था, जिसके थ्रू नेशनल फीलिंग जनरेट करने का काम किया गया। तो ये बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। पहला कि एक आर्ट, कल्चर, सॉन्ग को यूज करते थे एज अ वेपन टू जनरेट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और क्रिटिसाइज करते थे ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजनिंग को। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। तो साइंस और रीजनिंग को ये क्रिटिसाइज करते थे, और ये लोग उसके बदले में लव अफेक्शन के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट करते थे। लैंग्वेज का भी रोल इसमें आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका एग्जांपल भी मैंने बताया था कि पोलैंड में कैरोल कुरपिंस्की नाम का व्यक्ति था। आई होप आप सभी ने ओपेरा सॉन्ग सुन लिया होगा। सभी ने सुना है कि नहीं सुना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बेटा, उसी टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पीरियड पे एज ऑफ रेवोल्यूशन चल रहा था, कौन कितने से कितने तक 1830 से लेकर 1848 तक, यही तक तो चला। 1830 में याद है जुलाई रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, और 1848 में पेरिस रिवोल्ट के साथ खत्म हुआ। सभी को ये ध्यान होगा, मैंने सारी चीजें डिस्क्राइब कर रखी हैं पिछले स्लाइड्स में, पिछले वीडियोस में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। 1830s के समय पे पूरे यूरोप में बहुत ही बुरी स्थिति थी। 1830 के दशक में, याद रखिएगा 1830s लिखा है यहाँ पे, मतलब इसका ये है कि 1830 के दशक में, मतलब 1830 के आने वाले 10 सालों में, ठीक है। मतलब 1830 से लेकर 1840 तक, 45 तक समझ लीजिए। देखिए इस बीच में जो ग्रोथ दिखी है वो कहाँ दिखी है, तो सिर्फ पॉपुलेशन में। कहाँ पे ग्रोथ दिखी है? पॉपुलेशन में। यूरोप की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ी है। किसमें? पहले हाफ 19 सेंचुरी में, फर्स्ट हाफ 19 सेंचुरी, मतलब क्या 1850 तक, 1850 तक में यूरोप में अगर कोई चीज ग्रो की है तो वो है पॉपुलेशन। ये ध्यान रखिएगा 1850 तक में। अब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हर सर्वाइवल के लिए जो है अपनी सुविधाएं चाहिए, सारी फैसिलिटीज चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इसी के साथ में एक और इंसिडेंस हो रहा था, बैड लक है इन लोगों का और कुछ नहीं, कि पूरे यूरोप में क्रॉप फेलियर हो रहा था। बैड हार्वेस्ट, क्रॉप फेलियर कहिए, बैड हार्वेस्ट कहिए, चाहे जो कहिए, ठीक है। मतलब फसल बर्बाद हो जा रही थी। रीजन ये था बेटा कि वहां पे हार्श विंटर पड़ जाती थी कभी कभी, ठीक है। तो क्रॉप फेलियर हो जाता था, बैड हार्वेस्ट हो जाता था, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ जाती थी, तो सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। बात समझे कि नहीं? तो जिसके कारण पूरी देश में, पूरे यूरोप में हंगर, हार्डशिप और काफी एक कठिन दौर आ गया। ये ध्यान रखिएगा। अब इसका रिजल्ट क्या रहा? लोगों ने गांवों में खेती छोड़कर शहर की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया। रीजन, शहर में कम से कम कुछ ना कुछ नौकरी तो मिल जाएगी उन्हें, इस आस में। इससे क्या हुआ? शहरों में भीड़ अचानक से बढ़ने लगी। रूरल माइग्रेशन होने लगा, किधर की तरफ? सिटीज की तरफ, और सिटीज ओवर क्राउडेड हो गई, ठीक है। और जॉब्स धीरे धीरे घटती चली गई। रीजन याद रखिएगा, जॉब्स क्यों घट रही है बेटा? जॉब इसलिए घट रही हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है। तो जो चीजें हैंडमेड हुआ करती थी, हैंड से प्रिपेयर की जाती थी, अब उनके लिए उनकी जगह पे मशीन्स आ गई हैं। पहले के समय अगर 10 कपड़े तैयार करने हैं तो कम से कम 10-12 लोगों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब आपको 10 कपड़े तैयार करने हैं तो एक लोग ही मशीन पे बैठकर पूरा 10 के 10 कपड़ा बना डालेंगे, ठीक है। तो और दूसरी चीज अगला याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो गया था हैंडमेड गुड्स में और चीप मशीन गुड्स में। अब मशीन गुड्स हैं तो चीप प्रोडक्ट ही देंगी, ठीक है, काफी सस्ता होगा। अब सोचो हैंडमेड एक कपड़ा आपको तैयार करने को कहा जाए अपने हाथ से, तो आपको तैयार करने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन वहीं पे मशीन 1 घंटे के अंदर कम से कम 10,000 12,000 कपड़े तैयार कर देगी। तो ये है हैंडमेड गुड और चीप मशीन गुड्स में। मशीन गुड्स इतने चीप क्यों होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनकी वर्किंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। जो किसान थे उनकी क्रॉप फेलियर लगातार हो रहा था, तो वो सब फ्यूडल ड्यूज, मतलब जो सामंत वगैरह कर देते थे, टैक्स देते थे, मतलब सामंत वगैरह जो उधार देते थे, उसी के नीचे बेचारे किसान दबते चले जा रहे थे। रीजन, उनकी फसल हो नहीं पा रही थी और कोई आमदनी का जरिया उनके पास नहीं था। इसी में एक इंसिडेंस हमें देखने को मिलता है किसानों की तरफ से रिवोल्ट, वो था फ्रांस का, याद है 1848 का पेरिस रिवोल्ट, जिसमें लुइस फिलिप गद्दी छोड़कर भाग गया था। याद है सभी को?
तो ये हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट के बारे में था, इतना छोटा सा इंफॉर्मेशन। अब आगे चलते हैं बेटा। देखिए, अब हमें पढ़ना है कुछ यूनिफिकेशंस आपके चैप्टर में। तो 3 देशों की यूनिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। तो उनमें से सबसे पहला स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, कि जर्मनी का कैसे यूनिफिकेशन हुआ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानना होगा ज़ोल्वरीन क्या था। अगर आप को हम मैप दिखाएं पुराना, तो उसमें जर्मन नाम का कोई नेशन नहीं था पहले। जर्मनी नाम का कोई नेशन नहीं था। जर्मन एक लैंग्वेज थी, जर्मन एक कल्चर था, लेकिन जर्मनी देश नहीं था। किस टाइम पीरियड में बेटा? 1870s तक। तो आपको हम 1 मिनट मैप दिखाते हैं। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी जर्मनी नहीं लिखा है। देखिए सभी लोग ध्यान से मैप पे पूरे पे। ठीक है, देख रहे हैं नीचे ऑस्ट्रियन अंपायर लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रशियन अंपायर था जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। इसी तरह से इटली नीचे दिख रहा होगा, किंगडम ऑफ हंगरी दिख रहा होगा, रशियन अंपायर दिख रहा है, लेकिन कहीं जर्मनी नाम का कोई देश नहीं है। देख लीजिए आप लोग, पुराना मैप पे बेल्जियम दिख रहा है, फ्रांस दिख रहा है, स्विट्जरलैंड दिख रहा है आपको, इटली दिख रहा है। तो आप देख लो ध्यान से, इसमें जर्मनी कहीं लिखा है? कहीं भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये जर्मनी देश आखिर कैसे बना? पहले जर्मनी नहीं था, तो नया अचानक से कहाँ आके टपका? इसके बारे में जानना है। तो इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो जर्मनी से पहले कौन से देश हुआ करते थे। जहां पे आज जर्मन अंपायर है या जर्मनी देश है, उससे पहले कौन कौन से देश हुआ करते थे। तो याद रखिएगा, एक तो था ऊपर की तरफ, ये देख रहे हैं जो ब्लू कलर का है, ये इतना, सभी लोग ध्यान से देखिए, ये था प्रशियन अंपायर। कौन सा अंपायर? प्रशियन अंपायर, याद रखिएगा। ये प्रशियन अंपायर था जो आगे चलकर यूनिफिकेशन लीड करेगा और अपना नाम प्रशिया से हटाकर जर्मनी करेगा। देखिए बगल में रशिया है और ये था प्रशियन अंपायर। ठीक है, और नीचे देखिए ऑस्ट्रियन अंपायर, ये है, देखिए ऑस्ट्रिया लिखा है ना। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रियन अंपायर था, ध्यान रखना। ये यहाँ पे क्या है, तो 39 जर्मन कन्फेडरेशंस थे जिसे नेपोलियन ने बनाया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सब ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में हुआ करता था। ये तो आप दूसरा मैप देख रहे हो, अभी बाद में इसको हम समझाएंगे और अच्छे से। अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए कौन कौन से मेन रीजंस हैं। और ये देखिए पहले, और दूसरी चीजें भी समझ लीजिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के रीजन के लोगों की जो कॉमन लैंग्वेज है वो जर्मन है। ये पूरे रीजन की कॉमन लैंग्वेज क्या है? जर्मन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस पूरे रीजन की, चाहे प्रशिया हो, चाहे 39 जर्मन कन्फेडरेशन हो, चाहे ऑस्ट्रिया का अपर पार्ट हो, इन सब जगह पे जो कॉमन लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है? जर्मन है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? तो हमने देख लिया कोई जर्मनी नाम का देश नहीं है, हमें बस प्रशिया दिखा, और क्या दिखा हमें, जो है 39 जर्मन कन्फेडरेशन मिला, और क्या मिला? ऑस्ट्रिया मिला, लेकिन कहीं भी जर्मनी नहीं मिला हमें। ठीक है, इतनी बात आई हो, आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जर्मनी की यूनिफिकेशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक बैकग्राउंड ले लेते हैं बेटा। ये देखिए ज़ोल्वरीन क्या है। तो ज़ोल्वरीन एक कस्टम यूनियन बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा? एक कस्टम यूनियन, मतलब वही जो व्यापारियों का समूह आप एक तरीके से कह सकते हो, जो मर्चेंट्स थे उनका एक ग्रुप कह सकते हो, ज़ोल्वरीन था। ठीक है, कब बना था? 1834 में। कब बना था? 1834 में। किस देश ने बनाया था? तो प्रशिया ने। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जितने भी जर्मन लैंग्वेज वाले रीजन थे वो सब एक साथ आ गए। जैसे प्रशिया का रीजन था, याद हो तो 39 जर्मन कन्फेडरेशन था, और कौन था बेटा? और ऑस्ट्रिया का अपर पार्ट, ये सब लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, तो ये सब आके इस यूनियन के साथ जुड़ गए। अब इस ट्रेड यूनियन का क्या उद्देश्य था बेटा? तो पहला तो था कि टैरिफ बैरियर जो पड़ते हैं तीनों रीजन्स में, उनको एबॉलिश कर दिया जाए। मतलब क्या है, जैसे सपोज करो आप यूपी में रहते हो और यूपी में आपने कोई सामान प्रिपेयर कर लिया, बिस्किट की फैक्ट्री डाल ली आपने, यूपी में बिस्किट बना लिया। अब उसको ले जाके आप एमपी या दूसरे राजस्थान वगैरह किसी स्टेट में बेचना चाहते हो, तो वहां पे जब जाओगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपके प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ बैरियर लगा देगी, टैक्स लगा देगी। रीजन, वो नहीं चाहती कि राजस्थान
राजस्थान, सपोज करो आप राजस्थान गए हो बेचने, वो नहीं चाहती कि राजस्थान के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं बिस्किट वाले, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़े किसी बाहरी का। ठीक है, आप यूपी के हो, दूसरे स्टेट के हो, राजस्थान में जाके बेचोगे तो बेटा राजस्थान वाला कहाँ जाएगा बेचारा। ठीक है, तो लोकल्स को बचाने के लिए जो है बाहरी प्रोडक्ट पे क्या लगाया जाता है, टैरिफ बैरियर, मतलब टैक्स इंपोज कर दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जोल्वरिन जो था, ये कस्टम यूनियन जो व्यापारियों का समूह था, ये चाहता था कि टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया जाए, और वहां पे उस पूरे रीजन में 30 से ज्यादा करेंसीज चलती थी, 30 से ज्यादा करेंसीज, रीजन वाइज अलग अलग करेंसी चलती थी। तो ये चाहते थे कि करेंसीज को यूनिफॉर्म किया जाए, और इन्होंने किया भी, 30 करेंसीज के को रिड्यूस करके 2 करेंसीज में ला दिया। ठीक है, क्या पूरे प्रशिया में 39 जर्मन कन्फेडरेशन में और ऑस्ट्रिया के अपर पार्ट में यहाँ पे अलग अलग मुद्राएं नहीं चलेंगी, इन सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ 2 करेंसी चलेगी, एक प्रशिया की, दूसरी ऑस्ट्रिया की, खत्म। ठीक है, अब जोल्वरिन का उद्देश्य क्या था कि जर्मनी को इकोनॉमिकली एक देश बनाना, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से। याद रखना, पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं बनाना चाहते बेटा। पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होती है बेटा, जो आप नक्शा देखते हो किसी भी देश का, जैसे इंडिया का ही नक्शा देखते हो आप। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये पॉलिटिकल बाउंड्री है। तो ये लोग जो हैं, ये लोग पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं बनाना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये बात समझे कि नहीं, ये सिर्फ चाहते हैं कि इकोनॉमिकल बाउंड्री बने, इकोनॉमिकल नेशन एक हो, मतलब व्यापारियों के लिए छूट रहे, व्यापारी आए जाएं अपना सामान बेचें, उनके लिए कोई देश वोश नहीं होना चाहिए। ये चीज चाहते हैं जोल्वरिन के लोग। उनके लिए कोई देश की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, देश की सरहद नहीं होनी चाहिए, वो जहां चाहे वहां जाके सामान बेचे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना कि जर्मनी को इकोनॉमिकली बाइंड करने की कोशिश सबसे पहले किन लोगों ने की, तो जोल्वरिन ने, एक नेशन बनाने की कोशिश की। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, बस इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसने कहीं ना कहीं लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग को थोड़ा बहुत तो जनरेट कर ही दिया, नेशनल सेंटिमेंट्स को जनरेट कर दिया लोगों के मन में। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें ठीक हैं। ये जोल्वरिन क्या था, एक इकोनॉमिकल ग्रुप था, एक व्यापारियों का समूह था, इसने कोशिश की इकोनॉमिकली बाइंड करने की। ठीक है, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी हुआ ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भाई साहब एक आपके, आप ही लोगों को देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए कि क्यों गधों, पढ़ते वढ़ते नहीं हो। अब मेरे तरह कैसे बनोगे। ये है आर्किटेक्ट जर्मन यूनिफिकेशन के, जिन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया, पूरे जर्मन देश को यूनिफाई करने में जिनका सबसे बड़ा रोल है, वो यही भाई साहब हैं। अब ये कौन है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, अदरवाइज थोड़ी देर बाद तो अभी सस्पेंस आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, इनको याद रखिएगा, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कहा जाता है। कोई भी देश का यूनिफिकेशन अगर करता है तो उनको इनका टाइटल दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ पटेल ने जो है टोटल 512-13 रियासतें थी, उन सबको मिला के सबमर्ज किया था, तो पटेल को इन्हीं का टाइटल दिया जाता है। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि ये कौन भाई साहब है। इनका नाम है भाई साहब का ओटो वन बिस्मार्क। क्या नाम है, ओटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नहीं बेटा, बचपन में पूछा गया होगा कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सब बच्चों ने बताया होगा सर किसे कहते हैं। तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि बेटा बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आखिर बिस्मार्क ने ऐसा क्या किया कि लोगों को टाइटल दिया जाने लगा बिस्मार्क के नाम का। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज याद रखिएगा, जर्मनी को बनाने वाला अगर कोई बंदा है तो वो वही बुढ़ा है पीछे वाला, ध्यान से देख लो उसको, समझे कि नहीं। ठीक है, तो ये कौन था, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। ओटो वन बिस्मार्क जो था, ये चीफ मिनिस्टर था किसका, प्रशियन किंग कैसर विलियम फर्स्ट का। याद है, प्रशिया था, 39 जर्मन कन्फेडरेशन थे, रशिया और आपका ऑस्ट्रिया था। तो ये जो है ओटो वन बिस्मार्क किसका सीएम था, तो प्रशियन किंग का सीएम था ये, जिसका नाम था कैसर विलियम फर्स्ट। अब याद रखना, ये चीफ मिनिस्टर मतलब आज की तरह का चीफ मिनिस्टर नहीं, जैसे आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब समझ लीजिए राजा का मेन आदमी था ये। ठीक है, राजा के बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो हुआ करता था वो ओटोमन बिस्मार्क था।
अब देखिए बिस्मार्क कौन था, तो बिस्मार्क की आइडियोलॉजी याद रखिएगा कंजर्वेटिव टाइप का था। कंजर्वेटिव मतलब क्या, पुरानी परंपराओं में विश्वास रखना, नए चेंजेस नहीं चाहता था, मोनार्की का सपोर्टर था, चर्च में बिलीव रखता था। तो इसीलिए ओटो वन बिस्मार्क ऐसा था, पुरानी परंपराओं वाला। बुढ़ा है, देख के ही लग रहा होगा आप लोगों के, बुढ़ऊ लोग के पुरानी परंपरा के होते हैं बेटा। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसने जो है, जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है वो किया किसकी हेल्प से, प्रशियन आर्मी की हेल्प से। ठीक है, जो प्रशिया की आर्मी थी, और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है बेटा, कूटनीति एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, आप अभी समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से इसने ब्यूरोक्रेसी की। ओटो वन बिस्मार्क को एक टाइटल दिया जाता है, निकनेम भी उसका था जिसे बुलाते थे, मतलब जैसे आप लोग बचपन में बुलाते होंगे ना भोंदू गोलू, उसी तरह से ओटो वन बिस्मार्क को बुलाते थे आयरन चांसलर। क्या बुलाते थे बेटा, आयरन चांसलर, याद रखिएगा। अब पता नहीं आयरन चांसलर इस बुड्ढे को क्यों कहते थे भाई, आप लोग बताना मुझे, कुछ तो मुझे समझ में नहीं आया वैसे। क्यों, क्योंकि आयरन तो दिखाई नहीं, हाँ लेकिन मुखौटा, अरे सॉरी, जो वो लगाए हुए था कैप, वो आयरन की रही थी, शायद इसीलिए आयरन चांसलर कहा जाता होगा। ये देखिए, ये जो टोपी लगाए हुए है ये शायद लोहे की है ना, इसीलिए इसे आयरन चांसलर कहा जाता होगा। चलिए आप लोग जरूर बताइएगा मुझे, आयरन चांसलर इसे क्यों कहते हैं, लोहे का डंडा लेके चलता था। हाँ, इसके बारे में याद रखना, ये डिप्लोमेट बहुत अच्छा था, मतलब कूटनीति बातें बहुत अच्छी करता था। जैसे कि तुम तीन दोस्त हो, तो मान लो एक दोस्त जो होता है ना, दोनों तरफ जो झुकाओ, अगर तुम मतलब किसी से लड़ाई नहीं होती उसको, वो उससे कहता है अरे ठीक है यार तुमसे देख लेंगे, अरे तुम भी परेशान ना हो, उसको चल के पीट देंगे हम, तुम्हारे दोस्त हैं आखिर यार, मजाक है। ठीक है, तो मतलब जो दोनों तरफ रहता हो, ना इस तरफ पार्टी का ना पूरी तरह से उस पार्टी का। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत अच्छा डिप्लोमेट था ये। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देखने को आपको मिलेंगे, इसमें भले ना हो पर मैं आपको स्टोरी एक जरूर सुनाऊंगा इसकी। ठीक है, तो ओटो वन बिस्मार्क ने 3 वॉर लड़ी थी, 7 साल, 3 युद्ध लड़े, तीनों को हराया, 3 बड़े बड़े उस समय मेजर पावर्स थी उनको हराया, और फाइनली जर्मन देश बना के दे दिया। ठीक है, किससे किससे वॉर लड़ी थी, एक डेनमार्क से वॉर लड़ी थी, दूसरा ऑस्ट्रिया से वॉर लड़ी थी, तीसरा फ्रांस से वॉर लड़ी थी। सिंपल सी बात है। अच्छा बुढ़ऊ, आप वॉर लड़ने गए होंगे, सोचो बेटा कैसे लड़ा होगा इस बुढ़े ने, हाँ। आगे इन्होंने क्या किया, तीनों को हराया और 39 इंडिपेंडेंट जर्मन स्टेट्स बना दिए। ठीक है, 39 इंडिपेंडेंट जर्मन स्टेट जो थे इन सबको मर्ज किया, और मर्ज करके एक देश बनाया जिसका नाम रखा जर्मनी। ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा आदमी भी अच्छा था, इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, जैसे यूनिवर्सल मेल सफ्रेज दिया था, मतलब मेल्स को राइट टू वोट दिया था। जो एडल्ट सिटीजन थे, मेल सिटीजन थे, उनको राइट टू वोट दिया। ठीक है, और पहला वेलफेयर स्टेट बनाया इसने। वेलफेयर स्टेट मतलब क्या, लोगों की भलाई करने वाला स्टेट। ठीक है, जिसमें लोगों के भलाई के बारे में सोचा जाता हो, वैसा राज्य बनाने की इसने परिकल्पना पहली बार की। मतलब पहला अगर कोई देश था जो लोगों की भलाई करता था वो जर्मनी था। जर्मनी के लोगों की ही, याद रखना, दूसरे देशों की नहीं, नहीं तो सोचो कि दूसरे देश की जाके भलाई कर रहा है ये। ठीक है, तो ओटो वन बिस्मार्क के बारे में आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैंने कहा था इसके बारे में एक कहानी सुनाएंगे आपको, तो सुन लो बच्चा। जब इसने को डेनमार्क पे अटैक करना हुआ, तो उस समय फ्रांस भी काफी पावरफुल कंडीशन में था। याद रखना, फ्रांस बहुत पावरफुल कंडीशन में था। तो डेनमार्क पे जब अटैक करना हुआ, तो फ्रांस को इसने जाके चुप्पे से कहा अरे सुनो, हम तुम दोस्त बन जाते हैं, डेनमार्क को जब जीत लेंगे तो आधा आधा बांट लेंगे। फ्रांस ने कहा ओके ब्रो, जाओ अटैक करो, हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके डेनमार्क पे अटैक करता है और फ्रांस वाले सपोर्ट करने नहीं आते हैं। और फाइनली जब डेनमार्क का रीजन जीत लेता है, तब फ्रांस वाले आते हैं, हाँ भाई तुम जीत गए हो, लाओ 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 लाओ। तो ओटो वन बिस्मार्क कहता कौन हो तुम, हम तुमको जानते हैं क्या। उसी समय तुरंत ओटो वन बिस्मार्क बन गया गजनी, और उसने भूल गया कि मतलब मैंने फ्रांस से कोई वादा भी किया था। और फाइनली, अच्छा ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको फ्रांस से भी तो लड़ना है, कुछ जर्मनी का रीजन फ्रांस के कब्जे में भी था। ठीक है, तो फाइनली उसने अगला अटैक फ्रांस पे कर दिया, फ्रांस बेचारा हार गया, बताओ। और उसके बाद लास्ट अटैक उसने ऑस्ट्रिया पे किया। इसीलिए इसे फेमस डिप्लोमेट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत कूटनीति से चलता था ये। ठीक है, और
इसी के कारण कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर वन की नींव भी पड़ी, ये ध्यान रखिएगा। इसी ने मतलब इतना ज्यादा धोखा दिया लोगों को, दगेबाजी की कि कहीं ना कहीं आगे भविष्य में चलकर 1914 से जो वॉर स्टार्ट होगी इसी की जड़ें रहेंगी बेटा। ठीक है, जर्मन एम्पायर 1914 में पार्टिसिपेट करता है वॉर में, पता है कि नहीं, और हार जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इतनी बात ओटोमन बिस्मार्क के बारे में आई होप आपको समझ में आ ही गई होगी, कितना अच्छा आदमी था ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ, ये देखिए, तो इसकी फोटो जरूर लगा लेना। वैसे गुस्से में है कि हंस रहा है समझ में नहीं आ रहा, आप लोग बताना गुस्से में कि हंस रहा है। ठीक है, चलो, और उसके बाद देखते हैं जर्मनी नेशन कैसे बना। तो जर्मनी का जो राजा था उस समय, या प्रशिया का जो राजा, पहली चीज ये याद रखना, यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन, 39 जर्मन कन्फेडरेशन, प्रशिया या ऑस्ट्रिया। तो हमने एक चीज देखी थी बेटा, याद हो आप सभी को तो, कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया रीजन में रिलीजन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस था, मतलब थे तो दोनों ही क्रिश्चियन, नो डाउट। ठीक है, पर क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट थे ना बेटा, याद है, एक कैथोलिक दूसरे प्रोटेस्टेंट, सभी को याद है कि नहीं बच्चा। तो प्रोटेस्टेंट जो थे वो कौन थे, ये प्रशिया के लोग, प्रशिया, पी फॉर प्रशिया, पी फॉर प्रोटेस्टेंट, दोनों याद रहेंगे। ठीक है, और ऑस्ट्रिया का जो राजा था वो कैसा था, कैथोलिक था। तो मैंने दोनों में डिफरेंस भी बताया था, दोनों क्रिश्चियनिटी के सेक्ट है ना बेटा, कैथोलिक भी प्रोटेस्टेंट भी। तो प्रोटेस्टेंट मॉडर्न रिलीजन है, मतलब क्रिश्चियनिटी का नया रूप है, और वही कैथोलिक वही पुराना परंपरा वाला जो हजारों साल पहले जिस तरह से क्रिश्चियंस बने थे, मतलब पुराना एकदम ओल्ड ट्रेडिशन। तो याद रखना, अगर कोई चीज नई हो और पुरानी हो तो दोनों में से बेटर कौन सी होती है, तो याद रखिएगा नई वाली। क्यों, क्योंकि नई वाली चीजों में बहुत सारे रिफॉर्म होते हैं, सुधार होते हैं, मॉडर्न टाइम के अनुसार होते हैं। लेकिन कैथोलिक वगैरह में वही पुरानी परंपरा, पुरानी सोच, सब कुछ पुराना ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जर्मनी का यूनिफिकेशन कौन करेगा, मैंने बताया था ऑस्ट्रिया के इस पार्ट से लेकर इस पूरे रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, जर्मन लैंग्वेज। तो कौन कौन है इसमें, प्रशिया है, 39 जर्मन कन्फेडरेशन है, और ऑस्ट्रिया है, ये तीन के तीनों देश हैं बेटा। अब तीनों में से यूनिफिकेशन कौन करेगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है प्रशिया। याद है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंट सभी को, 1848 में जो घटा था, तो किसे ऑफर किया गया था, प्रशियन किंग को ही किया गया था। उस समय प्रशिया का किंग कौन था, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से टाइप करके बताइए। और जिन लोगों को नहीं पता है प्रीवियस वीडियो देखकर आइए, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उस समय प्रशियन किंग को ऑफर की गया था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपना लें, एक जर्मन देश बना लें, लेकिन प्रशियन किंग ने कहा निकल लो इधर से। ठीक है, और फाली आर्मी बुलाई और सबको खदेड़ दिया था, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखो आगे, फाइनली प्रशिया ने फिर आगे चलकर जब राजा बदला वहां का, जो भी राजा था, नाम आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। तो उसके बाद नया राजा बन के आया प्रशिया का, जिसका नाम था कैसर विलियम फर्स्ट। क्या नाम था, कैसर विलियम फर्स्ट, याद रखिएगा। कैसर विलियम फर्स्ट ने आते ही, कैसर विलियम फर्स्ट को देखना चाहोगे आप लोग, जरा देख लो भाई कैसा था, कितना अच्छा आदमी था। ये रहे कैसर विलियम फर्स्ट। इनकी ज्यादा साफ फोटो तो नहीं मिली मुझे, पर जैसी मिली है देख लो भाई, यो बुढ़ऊ वो बुढ़ऊ, है ना। चलिए, तो कैसर विलियम फर्स्ट को देख लिया सभी ने। तो यही राजा बने किसके बाद, वो पहले वाले राजा के बाद, याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंस का जो राजा था, उसके बाद नया राजा जो बना वो था कैसर विलियम फर्स्ट, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो है हमने पहले ही बताया आपको कि 1848 में एक बार फीलिंग जनरेट हो चुकी थी लोगों के मन में। ठीक है, लिबरल्स ने कोशिश की थी जर्मनी को यूनिफाई करने की, लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है, वो उनकी डिमांड क्या थी कि नेशन स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें एक पार्लियामेंट हो, लेकिन उस समय का जो राजा था उसने कहा भाग यहाँ से। ठीक है, तो अब आगे जो भी हुआ हो भाई, आपको पता है आर्मी वार्मी आ गई थी और सबको खदेड़ दिया था। ठीक है, तो उसमें जानते हैं, याद रखिएगा, वो जो सपोर्टेड था लिबरल्स के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, लिबरल्स के द्वारा। अच्छा, सप्रेस किसने कर दिया था 1848 के रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंस को, तो मिलिट्री ने। ठीक है, मिलिट्री ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। हाँ, एक टर्म ये जरूर ध्यान रखना, एक मार्क्स में पूछा जाता है बेटा कि जंकर्स किन्हें कहते हैं, जिनके जंग लगा हो। क्यों बेटा, तो याद रखना जंकर्स कहा जाता था उस समय प्रशिया के जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे,
जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे उनको क्या कहते थे, जंकर्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप ये बात सभी को समझ में आई होगी कि जंकर वर्ड कैसा है, जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड है, ठीक है। तो ये जंकर्स ने जो है मिलिट्री के सपोर्ट से ये जो लिबरल्स की गवर्नमेंट थी इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो कैसर विलियम फर्स्ट राजा बनते हैं तो ये अपना एक बढ़िया सा बुद्धिमान सा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, जिसका नाम क्या था, ओटो वन बिस्मार्क, जिसके बारे में आपने पीछे भी देखा ही है, ठीक है। ये एकदम कूटनीति वाला बुढ़ा था पूरा, ठीक है। इसे अपना चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और इससे कहते हैं, सुनो बुढ़ऊ, हमको जर्मनी को यूनिफाइड करके दो तुम। ओटो वन बिस्मार्क कहते हैं, ठीक है बुढ़ऊ, हम यूनिफाइड करके दे देंगे तुमको, ठीक है। तो उसने फाइनली ओटो वन बिस्मार्क ने प्रशियन आर्मी की मदद ली और ब्यूरोक्रेसी की मदद ली, जो समय के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, और फाइनली ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों से युद्ध लड़ा 7 साल तक, और फाइनली पूरे जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। कितने सालों के अंदर यूनिफाई कर दिया, 7 साल, बस। बुढ़ा हुआ है, ज्यादा समय तो वैसे भी नहीं है, आप लोग समझ ही रहे हो, है ना बच्चा, पता नहीं कब मरने का टाइम आ जाए, तो जितनी जल्दी से जल्दी चाहते थे उतनी जल्दी कर लिया। अब जनवरी 1800 सॉरी बेटा, जर्मनी 1871 में प्रशियन किंग कैसर विलियम फर्स्ट को बुलाया ओटो वन बिस्मार्क ने, कहा सुनो सुनो, आओ आओ आओ, हमने यूनिफाई कर दिया है, चलो तुम राजा बन जाओ। तो फाइनली कैसर विलियम फर्स्ट को 1871 में पूरे यूनिफाइड जर्मनी का जो है किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है, और वहीं से प्रशिया खत्म हो जाता है और प्रशिया की जगह पे नया नाम आता है जर्मन एम्पायर। क्या नाम पड़ता है, जर्मन एम्पायर। तो किसकी जगह पे आया है जर्मन एम्पायर, प्रशिया की जगह पे। याद रखिएगा, यूनिफिकेशन भी किसने किया है, तो प्रशिया ने किया है। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं, आई होप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। इस तरह से आपका फाइनली जर्मनी बना। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी से क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि जर्मनी का यूनिफिकेशन क्या लिबरल्स ने किया, या कंजर्वेटिव्स ने किया, या रोमांटिक फिलोसफर्स ने किया, किन्होंने किया, ठीक है। किन लोगों की आइडियोलॉजी ने जर्मनी को एक किया, जरा बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, जब 1871 में जनवरी का टाइम था कि चलो किंग डिक्लेयर करना है भाई, चलो 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 चलो, तो ये देखो, ये एक भाई साहब खड़े हैं, दिख रहे हैं, और ये एक व्हाइट वर्दी में खड़े हैं, दिख रहे हैं। इन दोनों लोग जानते हो कौन है, अभी पीछे फोटो देखी है, ये हैं तुम्हारे कैसर विलियम फर्स्ट, और ये बुढ़ऊ हैं तुम्हारे ओटो वन बिस्मार्क। तो देख रहे हो, सब तलवार उठा के कह रहे हैं कि तुम ही राजा हो, तुम ही राजा हो बुढ़ऊ, तुम ही राजा हो, ठीक है। और फाइनली इसको राजा डिक्लेयर कर देते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को, ठीक है। तो ये हॉल ऑफ मिरर और पैलेस ऑफ वर्साइल की फोटो है। अब पता नहीं फोटोग्राफर कौन था, सबकी कार्टून वाली फोटो खींचा है इसने, क्यों बच्चा, कहीं आप लोग तो नहीं थे फोटोग्राफर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये इसकी फोटो मैंने दिखाई दी आपको। अब देखिए, जो जर्मनी बना, नया जर्मन एम्पायर बना, तो ये देख रहे हैं आप बाउंड्री, ये यहाँ से शुरू है, ये आइए 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 आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, यहाँ भी आ जाइए भाई, अरे इधर भी, अरे यहाँ तक देख रहे हैं कितना बड़ा एम्पायर बनाया है, देख लीजिए। कह दो एक आध बीघा आपको भी जमीन दे दें, हैं। तो ये पूरा का पूरा जर्मन एम्पायर बन गया है, देख रहे हैं। इसी का किंग डिक्लेयर किया गया किसे, कैसर विलियम फर्स्ट को। बात समझ में आई कि नहीं। और ये जर्मनी यूनिफाई हुआ कितने सालों में, 7 सालों में, 1865 से लेकर 1871 के बीच में। ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और लिखी है, पढ़ना चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो, बाकी अदरवाइज जितना मैंने बताया है उतना आपके लिए काफी है। ये देखिए, ये थोड़ा सा कलरफुल जर्मन लैंग्वेज में मैप है, ये देख लीजिए, पढ़िएगा, मुझे भी बताइएगा कि सारे स्टेट्स के नाम समझ में आ रहे हैं कि नहीं। देख रहे हैं, ब्रेंडेनबर्ग, वेस्टर्न प्रोबेन, ऑस्टन ऑस्टोप्रोबेन, देख रहे हो, पोसेन, ये बढ़िया बढ़िया जगह है। सोचो किसी शहर में होते तुम लोग तो कितनी अच्छी बात थी, पर कहाँ हो गधो तुम लोग, हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं सभी को। तो इस तरह से फाइनली जर्मन नेशन बनता है, यही बाउंड्री थी जर्मन एम्पायर की। अच्छा, ये जर्मन एम्पायर कब तक इसी तरह बाउंड्री लेकर रहता है, तो 1918 तक, जब तक वर्ल्ड वॉर वन हार नहीं जाता। 1918 तक जर्मनी का मैप ऐसा ही रहता है। 1918 के बाद जर्मनी के मैप में बदलाव आएगा, वो अभी आपके यहाँ सिलेबस में है नहीं, वरना मैं पढ़ाता जरूर आपको।
तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है कहीं पे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर भेज देना। अब इससे ज्यादा क्या बच्चे की जान लोगे हैं? चलो ठीक है, अगली क्लास में बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे।